हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो गाइज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, उसी के बारे में बात करने के लिए मैं इस सेशन में आपके सामने आया हूँ बच्चों। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है एमएससी वालों के लिए, फोर्थ ईयर डिग्री वालों के लिए, पीएचडी एस्पिरेंट के लिए और जिन लोगों के पास पीजी डिप्लोमा है उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे दिया गया है, सारी बात करेंगे इस सेशन में। और बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, मेन पॉइंट पे बात करेंगे, जिससे आप कम टाइम के अंदर इस पूरे बुलेटिन को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो अभी इस सेशन के अंदर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी सीएसआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करें कि कौन कौन से एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट बात करेंगे कि कौन से एस्पिरेंट है जो जेआरएफ फेलोशिप ले सकते हैं, इस जेआरएफ की एज लिमिट में कुछ फर्क हुआ है या नहीं हुआ है, वो इसके बारे में बात करेंगे इस सेशन के अंदर। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ये होने वाला है। तो जो चेंजेस हुए हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि हम बाद में बुलेटिन पढ़ते हैं, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर हम इस बुलेटिन को पढ़ते हैं, है ना। तो जो न्यू बुलेटिन आपका 2024 का जून 24 का है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर चेंजेस हुए हैं उसको समझते हैं। पहले तो आप बात करते हैं कि सबसे पहले जो एमएससी पास आउट वालों के लिए बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, जो एमएससी पास आउट एस्पिरेंट है तो उनका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 55% उनकी चाहिए, एग्रीगेट 55% चाहिए। ठीक है, अगर वो ओबीसी से है तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 5% का उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बारीक है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो मेन पॉइंट है मैं उसके बता दे रहा हूँ कि अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप 50% पे एलिजिबल हो जाओगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको एटलीस्ट 55% चाहिए एग्रीगेट। पूरे एमएससी में का जो है वो एग्रीगेट आपको 55% चाहिए होगा। ये पहला इसमें दिया गया है। सेकंड इसमें दिया गया है बच्चों कि जो अपीयर्ड स्टूडेंट है, जैसे एमएससी फर्स्ट ईयर में होंगे कोई अपीयर्ड स्टूडेंट, कुछ एमएससी सेकंड ईयर के अंदर होंगे, तो एमएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एस्पिरेंट आल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप एलिजिबल है, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट आपको जब ये सर्टिफिकेट जब मिलेगा जब आपका फाइनल एग्जामिनेशन आएगा और आपके जो एग्रीगेट परसेंटेज आएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 55% चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो एससी एसटी ओबीसी तो आपको 50% आपको यहाँ पे चाहिए होगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अब वहाँ पे आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल करोगे, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया तो वहाँ पे अवेटेड डालना पड़ेगा, रिजल्ट अवेटेड। अगर आप अपीयर्ड में हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड में हो और आपका एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ तो वहाँ पे रिजल्ट आपको अवेटेड डालना है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं, उन्होंने बोला कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं चाहिए। ठीक है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना नहीं है, तो वहाँ पे रिजल्ट अवेटेड आप डाल सकते हो। और एमएससी फर्स्ट ईयर एस्पिरेंट भी एलिजिबल है, एमएससी सेकंड एस्पिरेंट भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। बट एमएससी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो जब पास आउट हो जाओगे आप तो उसका जो परसेंटेज है वो 55% चाहिए एग्रीगेट, पूरे 4 सेमेस्टर का जो परसेंटेज आपका होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे जाते हैं कि जो पीएचडी एस्पिरेंट है, जैसे कि कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है, उनका भी सेम क्राइटेरिया है, वो भी इस एग्जामिनेशन को, जिन्होंने पीएचडी मींस जिन्होंने विदाउट नेट पीएचडी में एडमिशन लिया, उनके बारे में भी दिया गया है कि वो नेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उनका भी एग्रीगेट परसेंट जो है 50 से 55%, यानी 5% का उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो जैसे कि 55 चाहिए होता है तो यहाँ पे 50 में भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है उनका। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे हुआ है। सेकंड है कि जो आपके जो कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, किसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है बट एफिलेटेड होना चाहिए आपके न्यू जो यूनिवर्सिटीज़ है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, जो 500 यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज आती है उसके अंडर एफिलेटेड होना चाहिए। एंड लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिनके पास 4th ईयर डिग्री है, जस्ट लाइक बीटेक है या बीएस जो कर रहे हैं, है ना, 4 ईयर डिग्री जिनके पास है वो एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन के लिए, बट उनका जो परसेंटेज होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज 75% होना चाहिए। ठीक है,
75% आ चाहिए, ऐसा नहीं कि 60% में आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पे। तो आपके पास 4th ईयर डिग्री है, बीटेक है या बीएस है, तो आप एलिजिबल हो, बट 75% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट आपके पूरे 4 ईयर डिग्री के अंदर, 4 ईयर डिग्री के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर आप कोई कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन उन्होंने नहीं दिया है, आपको मेंशन किया है कि ईडब्ल्यूएस है, अदर कैटेगरीज है, और तो यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला है कोई उन्होंने, तो ये ध्यान में रखें। 5% का रिलैक्सेशन मिला है, सॉरी 5% का रिलैक्सेशन, यानी 70% पे, 70% पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75% जनरल कैटेगरी के लिए है, और अगर आप ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, एस तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा बीएस और बीटेक वालों के लिए। ठीक है, सेकंड है कि जो लोग 4th ईयर डिग्री कर रहे हैं और लास्ट सेमेस्टर के अंदर है, क्योंकि आपके पता है कि 4 ईयर डिग्री के अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं आपके, तो लास्ट सेमेस्टर में है वो, ये 7 या 8 सेमेस्टर के अंदर है, तो वो भी एलिजिबल है नेट एग्जामिनेशन देने के लिए, वो भी एलिजिबल है नेट एग्जामिनेशन देने के लिए। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट हु आर परसिंग 4 ईयर सेमेस्टर बैचलर डिग्री, तो और लास्ट सेमेस्टर के अंदर और लास्ट ईयर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट सेमेस्टर में भी और लास्ट ईयर, यानी 7 और 8 सेमेस्टर वाले जो होंगे वो एलिजिबल है, वो आप अप्लाई कर सकते हो नेट यूजीसी सीएसआर नेट के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट, यानी जेआरएफ की एज लिमिट। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा बच्चों कि आपके जो सीएसआर नेट एग्जामिनेशन है उसमें 3 कैटेगरी आपकी आ गई है, 3 कैटेगरी आ गई है। एक तो 3 कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है जेआरएफ, ठीक है, जहां से आपको जेआरएफ भी मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो, और आप पीएचडी में भी एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों भी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, सेकंड कैटेगरी के अंदर आप नेट क्वालिफाइड हो, एलएस है, तो आपको जेआरएफ नहीं दिया जाएगा, आप नेट क्वालिफाइड हो, ओनली नेट क्वालिफाइड हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, बट पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो चुके हैं। तो पहले क्या था कि आप एलिजिबल नहीं थे, है ना, प्रीवियस जब आप बात करोगे तो उसमें एलिजिबिलिटी नहीं थी आपकी, बट अब जून 24 से आप एलिजिबल हो गए। अगर आपका एलएस भी आता है तो आप पीएचडी कर सकते हो, बट जैसे कि आईसर आईआईटी से पीएचडी कर सकते हो या यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आप कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, इतना ही है। और थर्ड कैटेगरी है कि जहाँ पे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना, आप जहाँ पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो 3 कैटेगरी आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे आप ना जेआरएफ मिलेगी, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के, बट पीएचडी कर पाओगे, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरे तो 3 आपको वहाँ पे दिखेंगे, एक दिखेगा जेआरएफ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और ओनली पीएचडी। तो तीनों को क्लिक करना है, तीनों को फिल करना है, तीनों को टिक करना है, तीनों को टिक करना है, किसी एक को टिक मत करिए, तीनों भी टिक हो जाएगी। तो क्या होगा कि अगर जेआरएफ के मार्क आ गए तो जेआरएफ हो जाएगा आपका, जेआरएफ के मार्क नहीं आया तो एलएस हो जाएगा, और एलएस के मार्क्स नहीं आते तो आप ओनली पीएचडी में चले जाओगे। सिर्फ एक को मत टिक करिएगा, तीनों को टिक करिएगा। ये डाउट आएगा आपको बार बार, है ना, तो मैं पहले कह दे रहा हूं कि तीनों को टिक कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा कि आप पूरा, अगर आपका ये नहीं आता है तो आप इधर एलएस तो आ ही जाएगा, एलएस नहीं आएगा तो आप फिर ओनली पीएचडी में आ जाओगे। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। तो इसी वजह से आपको ध्यान में रखना है कि जो एज लिमिट है, जेआरएफ की जो एज लिमिट उन्होंने कही है आपके लिए, थोड़ा सा मैं और अच्छे से बता देता हूं। तो जेआरएफ की जो एज लिमिट आपको दी गई है, यहाँ पे एज लिमिट भी दी गई है, पहले 28 थी, अब यहाँ पे 30 हो चुकी है। ठीक है, जेआरएफ की जो एज लिमिट है नॉट मोर देन 30, पहले तो 28 थी, अब आपको 30 हो चुकी है बच्चों। तो 30 आपकी एज लिमिट यहाँ पे हो चुकी है, तो आप ज़रूर इसको इन्फॉर्म करें। और फिर अगर आपका सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आता है, पहली कैटेगरी वालों के लिए, ये जो पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई है जो जेआरएफ वाले हैं, तो उनकी 30 ईयर से कम होना चाहिए तो उनको फेलोशिप मिलेगी, और उससे ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, जस्ट लाइक आप ओबीसी एनसीएल से है,
SCC है, STC है, PWD है, फिर फिजिकल चैलेंज है, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जा रहा है, यानी 35 ईयर्स तक आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो JRF 30 ईयर्स तक अगर जनरल कैटेगरी से है आप, ठीक है, और आप अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, और थर्ड जो लास्ट कैटेगरी जो है उसके लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक ये न्यू अपडेट उन्होंने दिया है कि अगर जो थर्ड और सेकंड और थर्ड कैटेगरी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, सब फिल कर सकते हैं उसको। ठीक है, बट जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो फर्स्ट JRF मिलेगी वो उन्हीं को मिलेगी जिनकी एज 30 से कम होगी, और अगर वो कैटेगरीज में है SC ST AD में तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुंच गई। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इससे क्या बेनिफिट उठाओगे। ठीक है, और 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, एक बार मैं वापस से गिना देता हूँ। तो पहला है कि जनरल क्राइटेरिया जो है एज अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो MSc पास आउट एस्पिरेंट है जिनको 55% चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी के, और फिर OBC SC ST में आते हैं तो 5% का रिलेक्शन 50% पे एलिजिबल हो चुके हैं। MSc फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट आल्सो एलिजिबल फॉर दिस नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वो एलिजिबल है, बट उनका जो अप्लीकेबल होगा वो आफ्टर MSc होगा। उनको 55% चाहिए होगा जनरल कैटेगरी में, और अगर OBC कैटेगरी है या फिर अदर कैटेगरी में है तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनको सेम। उसके बाद 4th ईयर डिग्री जिनके पास है, जो क्वालिफाइड हो चुके हैं 4th ईयर डिग्री में, BTech है, BS है, तो वो एलिजिबल है, बट उनको 75% चाहिए अगर जनरल कैटेगरी में है। और अगर आप OBC के अंदर है, SC ST के अंदर है या EWS के अंदर है तो आपको 5% यानी 70% चाहिए होंगे आपके BS और BS के अंदर, और किसके अंदर, आपके BTech के अंदर। ठीक है, और PhD वाले एस्पिरेंट भी कर सकते हैं, बट PhD वाले एस्पिरेंट का अगर मान के चलो कि मार्क्स कम है कि जिन्होंने नेट नहीं दे पाए थे, तो जिनका PhD कंप्लीट हो चुका है और नेट क्वालिफाइड करना है तो 50% पे भी वो दे सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो ये 4-5 पॉइंट्स है। सेकंड है JRF की जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 30 दे दी गई है, और अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो, SC ST में आते हो, OBC में आते हो, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। और जो थर्ड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, जो LS है और ओनली PhD है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सिंपल सी बात, नो बकवास। ठीक है, तो बच्चों ड्रीम बिग देखिए, JRF ही निकालना है, JRF ही निकालना है, JRF एग्जामिनेशन को ही क्वालिफाइड करना है। तो ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू द थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। ध्यान में रखिएगा बच्चों कि हमें JRF ही निकालना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग सेशन देख रहे हैं, उनका 101% JRF निकलेगा और वो फर्स्ट कैटेगरी में जाएंगे और फेलोशिप उठाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको डेली सेशन की PDF, नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको दिए जाते हैं और इन्फॉर्म किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपने काफ़ी बेनिफिट उठाया होगा, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा इस सेशन को। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।